सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा, जिसको हम टीईटी के नाम से जानते हैं, हम चाहते हैं कि सभी शिक्षक साथी टीईटी परीक्षा के लिए अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि उनकी परीक्षा 2026 में जनवरी में होनी है लास्ट। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप सब तैयार होकर और परीक्षा के बारे में पढ़ना शुरू कर दें। देखिए, हमने पेडागोजी में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लाया है, वो विकास की अवस्था में किशोरावस्था है। देखिए, मानव विकास की 5 अवस्थाएं होती हैं और 5 अवस्था जो है वो नियमतः गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था किशोरावस्था है, जहां से क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा बनते हैं। हमने इसी पॉइंट से किशोरावस्था को चुना है कि आपको सबसे पहले किशोरावस्था के बारे में अध्ययन कराएं। देखिए, किशोरावस्था इसको हम इंग्लिश में एडोलसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलसेंस। और ये लैटिन भाषा के से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसे लैटिन भाषा में हम एडोलसियर कहते हैं। एडोलसियर का अर्थ होता है आगे की ओर बढ़ना। क्या अर्थ होता है? आगे की ओर बढ़ना। देखिए साथी, किशोरावस्था ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। क्यों? क्योंकि ये जन्मोपरांत मानव विकास की तृतीय अवस्था है। इसको सभी लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके जीवन का जो विकास है वो यही सीढ़ी है। इसी किशोरावस्था से उनके विकास की सीढ़ियां चलती हैं। तो यहां पर इनकी जो आयु है वो 12 से अंत में 12 और प्रारंभ में 13 से शुरू होकर प्रारंभ 18 से होता है, लेकिन अंत 19 वर्ष से होता है। क्यों 2 डेट दी गई है? ये आपके पेपर्स में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहीं पर क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि 12 से 19 वर्ष और कभी कभी 13 से 19 वर्ष दिया जाता है। इसलिए कि जब ये दोनों डेट आएंगी तो वहां पर ये जरूर डेट
19 वर्ष दिया होगा। अगर नहीं दिया होगा तो फिर 13 से 18 हो सकता है, और नहीं तो 12 से 18 भी दिया जा सकता है। इसलिए आप जब भी इस एज सिस्टम को पढ़ेंगे तो ये याद रखिएगा कि 12 से 19 भी हो सकता है, 13 से 19 हो सकता है, 12 से 18 भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सारे डिजिट दिए हुए हैं तो निश्चित है ऑप्शन में 13 से 19 वर्ष ही माना जाएगा। अब एक चीज बात ये आती है कि हमने अभी कहा था कि परिपक्वता की ओर बढ़ना, यहां आगे का मतलब होता है परिपक्व। परिपक्व परिपक्व परिपक्वता की ओर बढ़ना। अब बात आती है परिपक्वता। क्यों? क्योंकि यहां परिपक्वता जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्योंकि जब प्रौढ़ावस्था का समय होता है तो उस समय इसकी स्टार्टिंग बेस जैसे बताया गया है मनोविज्ञान में कि इस अवस्था में जो होने वाला शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये प्रौढ़ा अवस्था के बीच का संधि काल होता है। संधि काल, और इसी संधि काल के कारण इसको सबसे कठिन काल बताया गया। इसी संधि काल के कारण इसको क्या बताया गया? सबसे कठिन बताया गया। हमने क्या दिया? हमने कहा कि इसको कुछ उपनाम से भी जानते हैं। उपनाम से भी जानते हैं। किस किस उपनाम से? नंबर 1, उलझन की अवस्था। किसकी अवस्था? उलझन की अवस्था। अब उलझन की अवस्था क्यों कहा गया? देखिए, ये आयु जो होती है किशोर की, इसमें किशोर एक जगह एकाग्र नहीं होता, वो कई जगह के बारे में सोचता है। आप देखिए, जैसे बालक हाई स्कूल में पहुंचा, उसको सामाजिक या पारिवारिक या अदर कल्चर, इन सब को वो मोटिवेट करने लगता है और ये सोचता है कि मैं, लेकिन मन एक जगह नहीं एकाग्रित रहता, वो भटकने लगता है। उसी उलझन में वो फंसा रहता है और बार बार वो उलझते हुए उससे उबर नहीं पाता। इसीलिए उसे उलझन की अवस्था भी कहते हैं। उसी में संघर्ष भरा होता है। ये जीवन संघर्ष है, तो इसे संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संघर्ष की अवस्था। अब एक दुखी की अवस्था, एक शब्द आया है दुखी। अब क्यों इसे दुखी कहा गया है? क्योंकि इस
इस अवस्था में जब वो कई चीजों में बझा रहता है और उसको प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त हो पाती है तो वो दुखी महसूस करता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा बाल्यावस्था में और शैशवावस्था में, अगर आप बालक को, जैसे छोटा बालक शैशवावस्था में है, उसको आप एक खिलौना दीजिए और जब आप खिलौना छीनेंगे तो उसके पास आपसे लड़ने का कोई तरीका नहीं है, वो क्या करेगा? रोने लगेगा। लेकिन वही बाल्यावस्था में आएगा तो वो क्या करेगा? वो रोएगा नहीं, वो कोशिश करेगा छीनने की। लेकिन जब वो किशोर अवस्था में आएगा और उसको वो चीज नहीं मिलेगा तो वो दुख महसूस करेगा और एकांत में बैठकर कई उलझनों में पड़ जाएगा कि हमें इसको किस तरह प्राप्त करना है। लेकिन इसी पर कहा गया है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। इसमें एक उपनाम और जोड़ा गया साथियों, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। अब आप कह रहे होंगे कि संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था क्यों? देखिए, यहां पर संवेग में भी परिवर्तन होता है। जैसे ये इस अवस्था, किशोर में बहुत चीज परिवर्तन हो जाते हैं, इसीलिए जैसे संवेग कहा क्या गया। अब आपने सुना होगा कि जैसे क्रोध, दुख, किसी के प्रति हमें दया होना, जब आप मैकडूगल के 14 मूलभूत पढ़ेंगे पॉइंट तो उसमें आपको सब दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा और उसी में वो परिवर्तन की अवस्था किशोर में ये दिखाई देने लगती है और इसीलिए इन्हें परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। जैसे आपने देखा, इनको एक बसंत ऋतु का भी दर्जा दिया गया है। इस अवस्था को बसंत ऋतु की भी अवस्था दी गई है और इन्हें स्वर्णकाल भी कहा गया है। इन्हें स्वर्ण काल भी कहा गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों इन्हें गोल्डन का दर्जा दिया गया। देखिए मित्रों, जिस प्रकार मौसम में परिवर्तन होता है, बसंत ऋतु का मौसम इसीलिए इनको दर्जा दिया गया है, उसी तरीके से इस किशोर को भी उसी ऋतु से तुलना करके इन्हें इस तरह परिवर्तित किया गया है कि ये इस तरह परिवर्तन करते हैं कि इस एज में आकर ये कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए गोल्डन का इनको उपाधि दिया गया, स्वर्ण काल का उपाधि दिया गया। और हम आपसे यही कहेंगे कि ये जो उपनाम के बिंदु हैं, इनको साथियों आप ध्यान से देखना। इन्हीं पर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि नए नए जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी पर बनेंगे कि उलझन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, दुखी की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, बसंत ऋतु, स्वर्ण काल, ये सब किशोरा अवस्था के उपनाम बताए गए हैं। देखिए, एक साथी महोदय हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये मूर्त काल की अवस्था है। नहीं, मूर्त काल की अवस्था ना होके ये अमूर्त काल की अवस्था है, क्योंकि इसमें ये एक जगह नहीं रह के सोचता, ये उलझन की अवस्था की वजह से ये कई मूर्तियों के बारे में सोचने लगता है,
तो एकाग्रचित जब इसका मन नहीं है तो इसे मूर्त ना कह के अमूर्त की बात कही जाएगी कि ये अमूर्त की अवस्था होती है। देखिए, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे इसमें दो तीन ऐसे शिक्षा शास्त्री हैं मनोवैज्ञानिक जिन्होंने कुछ अपना अभिव्यक्त किए हैं, जैसे स्टैनली हॉल। आपने स्टैनले हॉल का नाम मनोवैज्ञानिक, ये आपके साइकोलॉजिस्ट हैं और उनका आपने नाम पढ़ा होगा। इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था ये संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किशोरा अवस्था संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। क्या है? विरोध की अवस्था है। अब देखिए क्यों कहा गया है। देखिए, संघर्ष भी आया, तूफान भी आया, तनाव भी आया और विरोध भी आया। अभी हमने आपको बताया है कि ये इन्हीं उपनामों से भी जाने जाते हैं और इनका जो अभिव्यक्त है वो इसी बेस पर है कि किशोरावस्था एक संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। अत्यधिक संवेगात्मक उथल पथल तथा तनावग्रस्त होने के अवस्था होने के कारण कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसे समस्यात्मक अवस्था भी कहा है। क्या कहा? समस्यात्मक अवस्था भी कह दिया। अब एक उपनाम और जोड़ लीजिए, समस्यात्मक अवस्था। यह भी आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इसको आप समस्यात्मक अवस्था को किस उपनाम से जानते हैं या इस एज को किस उपनाम से जानते हैं, तो आपको किशोरावस्था पर ही टिक लगाना है। फिर स्टैनले हॉल ने एक और उन्होंने अपना विचार अभिव्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि किशोरावस्था सामाजिक और देखिए, हाँ सॉरी, ये किशोरावस्था संघर्ष, तूफान, तनाव और विरोध की अवस्था है। फिर उसके बाद किलपैट्रिक महोदय ने कहा है, किलपैट्रिक महोदय ने एक, ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। किशोरावस्था अपराध की
एक नाजुक अवस्था है, अवस्था है। क्या है? किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। अब किलपैट्रिक ने क्यों यह चीज कहा? क्योंकि किशोरावस्था जो है, इसी एज में बालक बनता है और बिगड़ता है। वर्तमान परिस्थितियों में अगर आप देखें तो आज के डेट में जो बनने का पोजीशन है, उस पर आज बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा इस एज में पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन तरह तरह की ऐसे टेक्निकल चीज आ गए हैं कि अब वो उन पढ़ाई को छोड़ के वो नए नए गेम हैं, इन सब पर बज रहे हैं, बुक को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। और जब वो इस प्रक्रिया में जा रहे हैं तो वहां से उनको बहुत ऐसे अपराध मिल रहे हैं कि जिनसे वो गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे किलपैट्रिक महोदय ने कहा कि अगर आप इन चीजों को, पढ़ाई को छोड़ के आपने कोई दूसरे तरीके से अपने को बनाने पर व्यवस्था अपनाया तो आप अच्छे नहीं बन सकते। अच्छा बनने के लिए आपको शिक्षा अच्छी ग्रहण ही करनी होगी। इसी पर हमारे वैलेंटाइन महोदय ने कहा है कि व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरा अवस्था की प्रमुख विशेषता है। किशोरा अवस्था वैलेंटाइन महोदय ने कहा है इन्होंने कहा है कि जो व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता वो किशोरा अवस्था की प्रमुख अवस्था होती है। किशोरा किशोरावस्था व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की किशोरावस्था व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की प्रमुख विशेषता है। क्यों कहा गया? क्योंकि इसी एज में सभी बालकों के जो मित्र होते हैं वो बहुत घनिष्ठ बनते हैं और इनका जो व्यक्तित्व, जो इनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वो इसी एज में निखार लाता है। देखिए साथी, आज हम सब इन जो इंपॉर्टेंट शब्द किशोरावस्था में थे
उसको हमने आपको बता दिया, और इसकी जो विशेषता है वो हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन आपके जो मेन बिंदु हैं उसको हमने सब बता दिए हैं, और इन पे जो भी क्वेश्चन बिंदुवार बनेंगे वो इसी से बनेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।